तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है, यानी पौधों में श्वसन कैसे होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं सभी जीवधारियों की तरह ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं। यानी जैसे सभी जीवधारियों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए श्वसन की क्रिया होती है, उसी तरह पौधों के अंदर भी ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए किसकी क्रिया करना पड़ता है, पौधों को श्वसन की क्रिया करना पड़ता। अब पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। यानी पौधों के अंदर जब श्वसन की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठीक है श्वसन गैसों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्वसन गैसों के नाम से किसको जाना जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अच्छा बताइए क्या सभी जंतुओं और सभी पौधों में यानी पेड़ पौधों में श्वसन एक ही तरीके से होता है? ठीक है, एक ही तरीके से होता तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी जंतुओं और पौधों में श्वसन का जो तरीका होता है ना वह अलग अलग होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यानी जो पौधों में श्वसन होता है ना वो जंतुओं से 3 प्रकार से भिन्न होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से भिन्न होता है। पहला क्या होता है उसको समझ लेते हैं। यानी पहला किस प्रकार से भिन्न होता है उसको समझिए। जो पौधे होते हैं ना पौधों में श्वसन प्रत्येक भाग द्वारा होता है, यानी पौधों के प्रत्येक भाग द्वारा, चाहे वो जड़ हो गया, चाहे तना हो गया, चाहे पत्ती हो गई, पत्तियां हो गई। ठीक है, पौधे देख रहे हैं अपने पूरे भाग द्वारा श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। लेकिन जंतुओं में श्वसन के लिए केवल एक ही भाग पाया जाता है। ठीक है, जंतुओं के अंदर श्वसन के लिए केवल एक ही भाग होता है, वो भी कौन सा, उनका फेफड़ा होता है। ठीक है ना, इस फेफड़े के माध्यम से उसको क्या कर पाते हैं, श्वसन की क्रिया कर पाते हैं। तो पहला विभिन्नता ये हो गया। दूसरी विभिन्नता देखिए यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। ठीक, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक ना, दूसरी विभिन्नता ये होती है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कोई विशेष श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पौधा है, पौधों के अंदर कोई श्वसन तंत्र नहीं होता गैसों के आदान प्रदान के लिए। गैसों का आदान प्रदान मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, पूरे शरीर द्वारा ही क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन हम लोग के अंदर, जंतुओं के अंदर देखिए एक विशेष अंग पाया जाता है। जैसे हम लोग के अंदर कौन सी है, फेफड़ा है। ठीक है, फेफड़े से संबंधित कुछ अंग भी जैसे नाक हो गया, यहाँ श्वास नली हो गया, ठीक है ना, फेफड़ा हो गया। ठीक, ये सब देखिए गैसों के आदान प्रदान में क्या करती हैं, सहायता करती है। देखिए नाक द्वारा हम क्या करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं फिर उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के अंदर एक श्वसन तंत्र होता है, लेकिन पौधों के अंदर श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, उसमें छोटा सा परिवहन तंत्र पाया जाता है जो गैसों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं सब लोग। ठीक है, किसमें, पौधों में। ठीक है, अब तीसरी विभिन्नता ये होती है ठीक कि पौधों में श्वसन की क्रिया बहुत धीमी गति से होती है, बहुत धीमी गति से होती है, जबकि जंतुओं के अंदर श्वसन की क्रिया तेजी से होती है। ठीक है, तो इस तरह मतलब इस प्रकार से पौधों और जंतुओं के अंदर 3 प्रकार से विभिन्नता पाया जाता है श्वसन की क्रिया में। अब आखिर में पौधों के अंदर श्वसन की क्रिया होती कैसे है, इसको समझ लेते हैं। अभी तो समझे कहाँ कहाँ द्वारा कहाँ कहाँ से होती है, तो जड़ से, तना से और पत्ती, यानी समझ लीजिए कह लीजिए पूरे के पूरे पेड़ द्वारा श्वसन की क्रिया पौधे करते हैं। ठीक है, पूरे पूरे शरीर द्वारा। अब बताइए श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, अभी आपको बताएं, या तो जड़ में होगा, या तो तने में होगा, या फिर किस में होगा, जड़ हो गया, तना हो गया, या फिर पत्तियों में होगा। अब इसको समझ लेते हैं जड़ों में कैसे होता है। हम जानते हैं जड़ कहाँ रहता है, मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर जड़ रहता है, तो जड़ के आसपास बहुत सारे देखिए छोटे छोटे मिट्टी के कण पाए जाएंगे, और उस मिट्टी के कण में भी ऑक्सीजन रहता है। माने पृथ्वी के अंदर भी, पृथ्वी के सतह के नीचे तक, कुछ मीटर नीचे तक यानी कौन सी पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, अब बताइए पौधे, जड़, पौधों की जड़ें कहाँ गई हैं, नीचे तक गई हैं। उस जड़ों में से बहुत सारे मूलरोम निकले जाते हैं। ठीक है, कौन सी, यानी जड़ों में से भी पतली पतली जड़ें निकली जाती हैं। ठीक, अब उस मूलरोम में भी छिद्र पाया जाता है, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। अब देखिए उसमें किस प्रकार से यानी ऑक्सीजन जाके मतलब मिलता है, यानी उस छिद्र में कैसे ऑक्सीजन जाएगा, तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा जाता है। विसरण क्या होता है उसको समझिए। विसरण मतलब यही होता है जहां कहीं भी कोनो भी चीज ज्यादा रहेगा वो ज्यादा से कम की ओर बहेगा। ठीक है ना, कह दिए जैसे मान लीजिए हम कह दिए अभी 2 डब्बा ले रहे हैं, 2 बॉक्स ले रहे हैं, एक बॉक्स में ज्यादा गैस भर दिए, एक थोड़े में कम गैस भरे हैं। अब दोनों को एक पाइप से जोड़ देते हैं, किधर से किधर गैस बहेगा, ज्यादा वाले से कम की ओर बहेगा। ठीक है ना, कहीं पानी रख लीजिए, कहीं ज्यादा रख लीजिए, कहीं कम, तो ज्यादा से कम की ओर बहेगा। उसी तरह देख लीजिए जब पौधे की जड़ें नीचे मिट्टी के अंदर जाती है ना, तो उनके जड़ों में देख लीजिए ऑक्सीजन का होता है, कम रहता है,
ऑक्सीजन क्या होता है, कम रहता है। लेकिन आसपास का जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक निकल करके देखिए यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। इसमें ऑक्सीजन, जड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है, मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ से देखिए मिट्टी से जड़ों में, ठीक है ना, विसरण की क्रिया द्वारा, ठीक है, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ऑक्सीजन का क्या होता है, बहाव होने लगता है। ऑक्सीजन इस तरह से बह करके इनकी जड़ों में आ जाता है, ठीक है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, विसरण बोलते हैं। तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा देखिए जड़ों में ऑक्सीजन आ गया, तो जड़ें क्या कर ली, श्वसन की क्रिया जड़ों में हो गया। उसी तरह जड़ों द्वारा श्वसन हो गया। पत्तियों द्वारा देखिए, पत्तियां कहाँ रहती हैं, वायु में रहती हैं। वायु के चारों तरफ कौन सी है, वायुमंडल, मतलब कौन सी, विभिन्न, सॉरी वायु करें, पत्तियों के चारों तरफ क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है। अब पत्तियों को कौन सी चाहिए श्वसन के लिए, ऑक्सीजन चाहिए। पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्णरंध्र, पर्णरंध्र बोल दीजिए, या फिर इसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के माध्यम से गैसों का क्या करती हैं, आदान प्रदान। इसमें भी कौन सी क्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है, विसरण की प्रक्रिया। अब विसरण क्या होता है, अब बताइए बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ज्यादा ओर से कम की ओर से होता है, आने लगता है कौन चीज, ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण। अब बताइए पत्तियों में जब ऑक्सीजन आ गया, इस तरह से पत्तियों में भी क्या होने लगा, श्वसन होने लगा, ठीक है। तो देखिए जड़ द्वारा भी हो गया और पत्तियों द्वारा हो गया। तने द्वारा भी पौधे क्या करते हैं, शोषण करते हैं। अब तने द्वारा कैसे करते हैं, कुछ जो शाकीय पौधे होते हैं, ठीक, शाकीय पौधे होते हैं ना, उनके अंदर, उनके तनों में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनके तनों में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक। तो वो अपने तनों के अंदर देखिए जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो इस तरह से शाकीय पौधे यानी जो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक, जिसमें बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं, ठीक ना, इस तरह के पौधों में क्या होते हैं, वो तनों द्वारा भी क्या करते हैं, शोषण करते हैं, क्योंकि तनों में भी क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर देखिए उनके तनों में छिद्र नहीं पाया जाता। जैसे जो कठोर पौधे होते हैं, लंबे पौधे होते हैं, लकड़ीदार पौधे होते हैं, उनके तनों में छिद्र नहीं पाया जाता, बल्कि उनके तनों के बाहर जो छाल रहता है, जिसको हम लोग फोखला बोलते हैं, ठीक है, जो छाल रहता है ना, उस छाल के अंदर कौन सी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो उस छाल के माध्यम से क्या कर देते हैं, श्वसन की क्रिया करने लगते हैं, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में, किसके अंदर, पौधों के अंदर, ठीक। तो पौधे देख रहे हैं जड़ से भी शोषण कर रहे हैं, तने से भी शोषण कर रहे हैं, और पत्तियों से शोषण कर रहे हैं। शोषण क्या होता है उसको तो हम लोग बहुत विस्तार से पढ़े थे। अब बताइए शोषण की क्रिया क्या होता है, ऊर्जा बनता है। जब पौधे शोषण करेंगे, शोषण की क्रिया करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, ये ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज को तोड़ेगा, तो कौन सी निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। तथा इस ऊर्जा के साथ साथ और कौन सी निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो शोषण की क्रिया में देख रहे हैं दो चीज बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, इसको याद रखिएगा। अभी आगे, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे, इस काम आएगा, ठीक है। अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा। अब पौधों के अंदर तो शोषण हो ही गया, शोषण में कौन सी चाहिए पौधों को, ऑक्सीजन चाहिए, बाहर से कहीं से भी ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए। लेकिन पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण भी होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, जल को ग्रहण करके, उनके अंदर क्लोरोफिल रहता है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़े हैं, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं, तथा इसके साथ साथ थोड़ा सा ऑक्सीजन भी बनता था, पानी भी बनता था। तो देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन तो बनवा किया, और क्या बना, ऑक्सीजन बना। पौधों के अंदर कौन सा बन रहा, ऑक्सीजन बन रहा, और पानी भी बन रहा, पानी को भूल जाइए, क्या बना, ऑक्सीजन बना। जब देख पौधों को श्वसन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन उनके अंदर बन रहा, कब, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तब, ठीक। तो उस ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं कहाँ पर, इस हम श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में क्या कर लेते हैं, पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेते हैं। कौन, जो कार्बन सॉरी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बना था, उस ऑक्सीजन का प्रयोग पौधे अपने अंदर कर लिए श्वसन की क्रिया में, तथा जो ऑक्सीजन बचा वायुमंडल में छोड़ देते हैं, उसी को हम लोग सांस के रूप में दिन भर लेते रहते हैं। इस तरह से देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बना है, उस ऑक्सीजन का प्रयोग पौधे श्वसन की क्रिया में कर ले रहे हैं, बाकी जो ऑक्सीजन बचा वो बाहर छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अब बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 24 घंटा नहीं होती है, कब होती है, खाली दिन के समय में होती है, जब सूर्य का प्रकाश रहता है। रात के समय में तो नहीं होती है। अब रात के समय में देखिए क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा,
यानी अब देख लेते हैं कि दिन में गैसों का जो नेट आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है, यानी दिन के समय कौन सी गैस निकलती है, कौन सा गैस पौधे ग्रहण करते हैं, रात के समय क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, अभी आपको बताएं दिन के समय में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो बताइए ऑक्सीजन उनके अंदर बन गया, ऑक्सीजन उनके अंदर बन गया, बाहर से ऑक्सीजन खींचना पड़ा नहीं, ऑक्सीजन उनके अंदर बन गया, उसका प्रयोग करके वो क्या कर लिए, शोषण कर लिए। लेकिन जब दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही थी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, बाहर से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, बाहर से मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पौधे दिन में कौन सी बाहर से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से ले रहे हैं ताकि अपना भोजन बना सके। अब दिन के समय में कहीं पौधे कौन सी छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बन रहा है उसको बाहर निकाल लेना है और कुछ शोषण के लिए अपने यूज कर ले रहे हैं। तो दिन के समय में गैसों के आदान प्रदान में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन उल्टा चलिए, अब रात में चलिए, रात के समय में देखिए पौधे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए रात हो गया, रात के समय तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो बताइए ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा। लेकिन पौधों को तो जीवित रहने के लिए 24 घंटा श्वसन की क्रिया होना चाहिए, होना चाहिए, तभी तो उनके अंदर ऊर्जा बनेगा। श्वसन 24 घंटा होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। अब श्वसन बताइए 24 घंटा होगा तो श्वसन के लिए हमको कौन गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। तो रात के समय बताइए पौधों में ऑक्सीजन बनेगा, पौधों के अंदर तो नहीं बनेगा। अभी ऑक्सीजन कहाँ से खींचेंगे सब लोग, वायुमंडल से। ऑक्सीजन जब खींच लेंगे पौधों के अंदर शोषण होगा, शोषण होगा तो कौन गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बाहर निकालेंगे। इस तरह से देख सकते हैं हम लोग पौधे जो है रात में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। बताइए दिन के समय सही काम कर रहे हैं कि रात के समय, तो दिन के समय देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को खींच रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। लेकिन रात में देख लीजिए क्या कर रहे हैं सब लोग, ऑक्सीजन को खींच रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि पौधे रात के समय बताइए ऑक्सीजन को खींचेंगे, कौन सी छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को चाहिए नहीं चाहिए, हमको तो ऑक्सीजन चाहिए ना। इसलिए रात के समय में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो कुछ भी समझाए हैं यहाँ पर आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, मन करा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जंतुओं में शोषण कैसे होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जंतु पौधों की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं, यानी जंतु जो होते हैं वह इधर उधर घूम फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। ठीक है, इसलिए जंतुओं को ऊर्जा की आवश्यकता अधिक पड़ती है। अब ऊर्जा मिलेगा कहाँ से, तो श्वसन की क्रिया द्वारा मिलेगा। इसलिए जंतुओं को पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा मिलती है, इसलिए जंतुओं के अंदर श्वसन की क्रिया तेजी से होता है और पौधों के अंदर श्वसन की क्रिया क्या होती है, धीमे से होती है। क्यों, क्योंकि जंतुओं को ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है और पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता कम है। अब दोनों के अंदर देखिए श्वसन की क्रिया अलग अलग तरीके से होता है। हम लोग पौधों में श्वसन पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे कौन सी, जंतुओं में श्वसन। ठीक है, सभी जंतुओं के अंदर श्वसन की क्रिया के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसके माध्यम से वह गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। गैसों का आदान प्रदान करने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं एक विशेष अंग के माध्यम से। अभी आगे पढ़ेंगे कि किस जंतु में कौन सा श्वसन अंग होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना पढ़िए कि सभी के सभी जंतुओं में एक विशेष श्वसन तंत्र पाया जाता है, यानी श्वसन अंग पाया जाता है। उस श्वसन तंत्र के अंतर्गत श्वसन अंग रहेंगे, एक विशेष श्वसन अंग पाया जाता है जिसके माध्यम से वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर देते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब बताइए सभी जंतुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज छोड़ करके, यानी जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई विशेष श्वसन अंग नहीं पाया जाता। अब एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना हो गया, प्लेनेरिया हो गया, स्पंज हो गए, ठीक है, इन सब के अंदर बताइए कोई विशेष श्वसन अंग नहीं पाया जाता। अब इनके अंदर श्वसन कैसे होगा, तो इनके अंदर श्वसन
मतलब शोषण इस प्रकार से होता है कि इनके बताइए एक कोशिका से इनका शरीर बना हुआ, तो एक कोशिका से बना हुआ, इस कोशिका के चारों ओर कौन सी होगा, कोशिका झिल्ली, ठीक है। इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, उस कोशिका के चारों ओर का होगा कोशिका झिल्ली। इसी कोशिका झिल्ली के माध्यम से सब क्या कर लेते हैं, गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। गैसों का आदान प्रदान करने मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। अब कैसे निकालते हैं, अब चूंकि एक कोशिकीय जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। अब पानी में भी कौन सी है, ऑक्सीजन है। अब पानी में से ऑक्सीजन निकल के इनके शरीर में आता है, तो किस विधि से, विसरण द्वारा, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, इनके शरीर के अंदर कम है, तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा देख लीजिए इनके कोशिका झिल्ली से होते हुए कहाँ जाता है, इनके शरीर में आ जाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ जाता है, बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लेनेरिया हो गया, स्पंज हो गया, इनके अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है, तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से होती है, ठीक है। अब आगे चलिए, अब कुछ जो बड़े जीव होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उनके अंदर श्वसन की क्रिया कैसे होता है, ठीक है। जैसे हम कह दिए कि केचुआ, केचुआ देख लीजिए, केचुआ के अंदर श्वसन की क्रिया कैसे होती है, उसके अंदर भी श्वसन की क्रिया के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, वो अपने त्वचा के माध्यम से श्वसन कर लेता है, ठीक, किसके माध्यम से, त्वचा के माध्यम से। केचुओं के अंदर त्वचा के माध्यम से श्वसन की क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। केचुए का जो त्वचा होता है वो आर्द्र होता है, ठीक है, बहुत मुलायम होता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता, तो उस त्वचा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते जाता है। इस तरह से केचुए के अंदर बताइए किससे होता है, तो त्वचा से होता है। जोंक हो गया, जोंक के अंदर भी देख लीजिए गैसों का आदान प्रदान, श्वसन की क्रिया किससे होती है, किसके माध्यम से, तो इसी त्वचा के माध्यम से होती है, किसके माध्यम से होती है, त्वचा के माध्यम से होती है, ठीक है। अब मान लीजिए मछली, मछली हो गया, घोंगा हो गया, झींगा हो गया, इन सब के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है ना, वो होती है गलफड़ों के माध्यम से, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्स बोलते हैं। गलफड़े देखिए मछली के सिर के दोनों तरफ का लगे रहते हैं, गलफड़े लगे रहते हैं। अब बताइए जो बाहर से दिखता ही नहीं गलफड़ा होता, गलफड़ा तो अंदर क्यों रहता है, गलफड़ा को ढके हुए यहाँ उनके मतलब शरीर सिर के दोनों तरफ देखिए, यानी यहाँ पर एक कोई कवर लगा रहता है, उस कवर के अंदर कौन सी रहता है, गलफड़ा रहता है। अभी गलफड़ा के माध्यम से क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कैसे, इस मान जब पानी में कौन सी ऑक्सीजन घुला रहता है, जब मछलियां पानी को ग्रहण करती हैं तो गलफड़े के माध्यम से फिर देखिए उसको बाहर निकाल देती है। अब बताइए जब पानी गलफड़े से होकर के गुजरता है तो गलफड़ा ऑक्सीजन को उसमें से खींच लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें छोड़ देता है। तो इस तरह से देख रहे हैं गैसों का आदान प्रदान मछलियों में किसके द्वारा हो रहा है, गलफड़े द्वारा होगा, ठीक है ना। घोंगा हो गया, ठीक है, झींगा हो गया, इन सब के अंदर देख लीजिए जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है, तो गलफड़े के माध्यम से होती है। अब मनुष्य है, हम लोग के अंदर देखिए श्वसन की क्रिया किससे होती है, मनुष्य हो गया, घोड़ा, कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, बकरी, ठीक, इन सब के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है ना वो फेफड़ों द्वारा होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग का शरीर के अंदर पंच पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है, तथा उसमें और बहुत सारे अंग सहायता करते हैं, इसमें नाक हो गया, ठीक है, श्वास नली हो गया, ये सब इसमें सहायक होता है। लेकिन मुख्य अंग की बात कर रहे हैं, हम लोग के शरीर का मुख्य अंग कौन सा है, श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा है। तो मनुष्य के अंदर श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, फेफड़े द्वारा होती है, ठीक। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन तंत्र, श्वसन कैसे होता है, पूरे श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, एक दिन उसमें ही लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद वही हम लोग को पढ़ना, ठीक है। बस अभी इतना समझ लीजिए हम लोग के अंदर श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो फेफड़े द्वारा होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को जंतुओं में श्वसन अच्छे से समझ में आया होगा।